बेटा देखिए, हम लोग डिमांड एनालिसिस पे है और इस संडे हम इसी चैप्टर पे टेस्ट भी लेने जा रहे हैं। तो आप लोगों को चैप्टर प्रिपेयर करना है और लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो ही चुका है। दो छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, उन पे पहले बात कर लेंगे। बेटा अक्सर पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या है। ऐसे भी पूछते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है। या आपसे ये भी पूछा जाता है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है और मार्केट डिमांड कर्व क्या है। तो बहुत सिंपल है। अब तो आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ ही लिया है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस अगर ज़्यादा होंगी तो डिमांड कम होंगी और प्राइस अगर कम होंगी तो डिमांड ज़्यादा होंगी। बेटा जब आप ये एनालिसिस एक व्यक्ति के लिए करेंगे, एक आदमी के लिए, तो आप कहेंगे वो इंडिविजुअल डिमांड है। जब आप उसका ऐसा टेबल बनाएंगे तो आप कहेंगे कि ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। और जब आप उसका ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो आप बेटा अच्छे से लगा लो, तो आप उसको कहेंगे कि ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। तो आपको इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए। अगर पूछा कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है तो आप बोलेंगे एक व्यक्ति की डिमांड का एनालिसिस करना, यानी क्या है इंडिविजुअल डिमांड। अगर वो बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है तो आप ऐसे एक डिमांड शेड्यूल बनाएंगे और बताएंगे कि इसमें हम एक व्यक्ति की डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं। और वो आपसे पूछेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, तो इस शेड्यूल पे से जो ग्राफ आप बनाएंगे उसको आप कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि मार्केट डिमांड क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि मार्केट डिमांड कर्व क्या है। तो कॉमन सेंस लगाइए कि बेटा एक व्यक्ति की डिमांड का आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड है। जब आप पूरे बाजार के सभी व्यक्तियों की डिमांड का एनालिसिस करोगे तो वो क्या बन जाएंगी? मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड में टेबल कुछ ऐसा बनेगा जहां पे हमने मान लिया कि बाजार में 3 कंज्यूमर है, ए बी और सी। जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस कम होती जाती है वैसे वैसे आप देखिए तो डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जब प्रोडक्ट सबसे महंगा था तो मिस्टर ए 5 यूनिट खरीदते थे, सस्ता हुआ तो 10 खरीदने लगे, सबसे सस्ता हुआ तो 25 खरीदने लगे। बी जो था वो 10 रुपए के रेट पे 10 यूनिट खरीदता था, कीमत कम हुई ज्यादा खरीदा, कीमत कम हुई और ज्यादा खरीदने लगा। सी जो था वो 10 रुपए के रेट पे 15 यूनिट खरीदता था, जैसे जैसे कीमत कम हुई वो भी ज्यादा ज्यादा खरीदने लगा। तो जब हम पूरे बाजार की डिमांड की टोटल लगा लेते हैं तो हम बोलते हैं ये क्या है? मार्केट डिमांड। और इस पे से मतलब ये वाली प्राइस और ये वाली डिमांड, इन दो फैक्टर को लेके जो ग्राफ तैयार होता है उस ग्राफ को क्या कहा जाता है? मार्केट डिमांड कर्व। तो पेपर में हालांकि ये है बहुत ही इजी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में आपने जो पढ़ा है वही बात यहाँ रिपीट हो रही। क्या रिपीट हो रहा है? कि प्राइस जितनी कम डिमांड उतनी ज्यादा। लेकिन एक आदमी के एंगल से जब एनालिसिस हो तो कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड है। जब पूरे बाजार के हिसाब से आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या है? मार्केट डिमांड है। तो यहाँ पे देखिए यही बात दी है। क्वेश्चन इजी है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। कहते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल। जब एक आदमी डिमांड करे तो उसको आप क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। सिंगल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टेक्निकल लैंग्वेज है। जब भी हम कोई डिमांड स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें प्राइस का, क्वांटिटी का और टाइम का होना जरूरी है कि एक सही डिमांड स्टेटमेंट क्या है। तो एक सही डिमांड स्टेटमेंट वो है जिसमें आप ये बताएं
कि आपको किस कीमत पे प्रोडक्ट चाहिए, आपको कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए और आपको कब प्रोडक्ट चाहिए। जब ये तीन एलिमेंट किसी स्टेटमेंट में रहेंगे तो आप कहेंगे कि ये सही डिमांड स्टेटमेंट है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मैं 10 रुपए के रेट से 1 हफ्ते तक माल खरीद सकता हूं। तो 10 रुपया और 1 वीक ये इंडिकेट करता है मेरी डिमांड की प्राइस और डिमांड के समय को। कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। तो एक आदमी की अलग अलग प्राइस पे क्या डिमांड हो सकती है, इसको दिखाने वाला टेबल यानी क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यह आप इस तरह का टेबल ऑलरेडी कहाँ बनाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में। तो आपको अगर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पूछ लिया तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐसा एक टेबल बनाना है। पहले तो ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, फिर टेबल बनाना है और टेबल को एक्सप्लेन कर देना है। अगर आपको पूछा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, तो आप कहेंगे कि एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को जब हम प्राइस के साथ ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और फिर आपको ऐसा ग्राफ बना के दिखा देना है जहां प्राइस कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है और कर्व आपका डाउनवर्ड जा रहा है। ऐसे ही अगर वो पूछेंगे मार्केट डिमांड क्या है, तो आप कहेंगे बाजार में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सबकी मिला के जो डिमांड की जाए उसको आप क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। तो लिखा मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर। बाजार में जितने भी कंज्यूमर है उन सबकी एक साथ मिला के जो डिमांड है उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, तो वही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस। अलग अलग प्राइसेस पे कंज्यूमर मिल के जो डिमांड करे तो उसको हम कहेंगे ये मार्केट डिमांड है। फिर कहता है कि उसका शेड्यूल बनाइए, तो आपको ऐसे 2-3 कंज्यूमर ले लेने हैं और उसकी टोटल लगा के बता देनी है। ध्यान ये रखना है कि हर गिरती हुई प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी चाहिए। तो एक का 5 से शुरू करो, दूसरे का 10 से, तीसरे का 15 से, 5-5 से उसको बढ़ाते चलो। इस तरीके से कर सकते, सामने आ जाना बेटा इधर। और इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि मार्केट डिमांड कर्व क्या है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरे मार्केट की डिमांड का। और पूरे मार्केट की डिमांड आपको इस डिमांड शेड्यूल में दिख रही है जहां प्राइस कम होती जा रही है और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, वही है जो लॉ ऑफ डिमांड में था। बट पेपर में क्वेश्चन आया तो आपको लिखते आना चाहिए कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, मार्केट डिमांड कर्व क्या है। तो इसलिए एक बार थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़े क्या बेटा, तो आपको इसमें ना 3-3 चीजें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इंडिविजुअल वाले में कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है। और मार्केट वाले में मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है और मार्केट डिमांड कर्व क्या है। कुछ भी पूछे तो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। अब देखो आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो ग्राफ बेस, टेबल बेस या अनसीन पैराग्राफ बेस होते हैं। तो जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ये किस तरह से पेपर में पूछा गया देखिए। उन्होंने आपको एक टेबल दे दिया, ये आपको एमसीक्यू वाले सेक्शन में मिलेगा। तो आपको एक टेबल दे दिया और कुछ फिगर यहाँ पे मिस कर दिए उन्होंने। आपको बताना है कि मार्केट डिमांड कितनी है, तो फ्री के मार्क है।
सिर्फ यहाँ से टोटल लगाओ और बता दो मार्केट डिमांड कितनी है। फिर इस पे से ग्राफ बनाने को बोला, तो ये प्राइस है और इधर आपको मिल जाएंगी क्वांटिटी। तो आप प्राइस और क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे। ये प्राइस है और ये उससे रिलेटेड मार्केट डिमांड की क्वांटिटी है। तो एक एक्सिस पे प्राइस लेंगे, एक पे क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे और उसके हिसाब से ये ग्राफ जो है, ये कर्व जो है, उसको आप प्लॉट कर देंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं जहाँ पे टेबल अधूरा है, बोलेंगे टेबल में का मिसिंग डेटा निकालो। आपको टेबल दे देंगे, कहेंगे कि इस टेबल पे से कर्व बना के बता दो। तो मार्केट डिमांड का ही कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट पे ये चीज है। कर्व कैसे बनेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो हमने प्लॉट कर दी 5-5 के डिस्टेंस पे, और इधर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, ये भी 5-5 के डिस्टेंस पे प्लॉट कर दी। और फिर यहाँ से एक एक पॉइंट उठाते गए कि 25 रुपए के रेट पे 43 यूनिट की डिमांड है, तो ये 25 रुपए का रेट है और ये यहाँ 45 से 40 के बीच में 43 यूनिट की डिमांड है। तो इस तरह से आपको कर्व के पॉइंट प्लॉट करने हैं और फिर उन पॉइंट को जोड़ के आपको कर्व बना लेना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। फिर ये कल हमने डिस्कस किया था, उस पे है, क्या बोला है देखिए, उन्होंने अपने को ये जो ग्राफ दिया है, ये चेंज इन डिमांड का ग्राफ है। किसका है? चेंज इन डिमांड। बेटा चेंज इन डिमांड में दो चीजें होती है, एक इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। जब नॉन प्राइस फैक्टर अपने फेवर में हो, तो इंक्रीज इन डिमांड होता है, और जब नॉन प्राइस फैक्टर अनफेवरेबल हो, तो डिक्रीज इन डिमांड होता है। ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी है। हमने उसके ग्राफ अलग अलग बनाए थे। इंक्रीज का एक अलग ग्राफ बनाया था और डिक्रीज का एक अलग ग्राफ बनाया था। इन्होंने क्या किया, दोनों ग्राफ एक साथ प्लॉट कर दिए। ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। जब मैंने इनिशियली शुरुआत की तो ये मेरा डिमांड कर्व था। अब हुआ ये कि प्राइस रह गई कांस्टेंट और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो प्राइस के कांस्टेंट रहने पे भी अगर डिमांड आपकी बढ़े, तो आप कहेंगे कि ये कौन सा डिमांड हुआ? इंक्रीज इन डिमांड। और प्राइस के कांस्टेंट रहने पे आपकी डिमांड क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो प्राइस के कांस्टेंट रहने पे मेरी डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो मैं कहूंगा कि ये जो कर्व है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज इन डिमांड। तो आप कहेंगे कि ये जो शिफ्ट है, ये राइटवर्ड शिफ्ट है या अपवर्ड शिफ्ट है? नीचे वाले को मैं कहूंगा कि ये लेफ्ट हैंड शिफ्ट है या फिर ये डाउनवर्ड शिफ्ट है। अब उसी पे उसने आपको क्वेश्चन पूछे, कहता है राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व राइट शिफ्ट लेता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? इंक्रीज इन डिमांड। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? इंक्रीज इन डिमांड। अगर आपका कर्व लेफ्ट शिफ्ट लेता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस इस ग्राफ में कैसी दिख रही? कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड कम ज्यादा हो रही है। और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर। तो इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट किस में आता है? चेंज इन डिमांड में। तो आपको इस तरह से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जहां पे अधूरा ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे इसको पूरा करो। टेबल दे देंगे, बोलेंगे उस पर से ग्राफ बना के बताओ। या ऐसा ग्राफ दे देंगे और उस पर से आपसे क्वेश्चन करेंगे। फिर बेटा ये दो ग्राफ
हमने कल डिस्कस किए थे, ये ग्राफ इंडिकेट करते हैं प्राइस फैक्टर को, और जब प्राइस फैक्टर के कारण हमारी डिमांड में चेंज आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन इन डिमांड कहते हैं। और वेरिएशन दो तरह का होता है, एक होता है एक्सपांशन और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। बेटा एक्सपांशन कब होगा, जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए, और प्राइस के कम होने से क्या बढ़े, डिमांड। तो प्राइस कम होंगी और डिमांड बढ़ेंगी तो आप बोलेंगे एक्सपांशन हो गया, और प्राइस बढ़ेंगी और डिमांड कम हो जाएंगी तो आप कहेंगे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आप इसको देखिए तो जो आपका पहला वाला ग्राफ है उसमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस कम हो गई, उसके कारण डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप पहले पॉइंट ए पे थे, अब आप पॉइंट बी पे आ गए। मतलब पहला वाला ग्राफ ए किसको एक्सप्लेन करता है, एक्सपांशन को। दूसरे केस में प्राइस बढ़ गई तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। आप इनिशियली पॉइंट बी पे थे, वहां से आप पॉइंट ए पे शिफ्ट हो गए। मतलब ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। जब एक्सपांशन होता है तो कर्व पे ही डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसी कर्व पे आपको क्या दिखती है, अपवर्ड मूवमेंट दिखती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डायग्राम ए किसके बारे में बताती है, तो आप कहेंगे डायग्राम ए किसके बारे में बताती है, एक्सपांशन। डायग्राम बी किसके बारे में बताती है, तो किसके बारे में बता रही है, कॉन्ट्रैक्शन। इन डायग्राम में मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डैश डायरेक्शन। डायग्राम ए में मूवमेंट कैसी है, तो डायग्राम ए में मूवमेंट कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डायग्राम बी में मूवमेंट कैसी है, तो मूवमेंट कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक वेरिएशन इसमें यह है कि अनसीन पैसेज भी वो आपको दे सकते हैं। एक आधा अनसीन पैसेज दे देंगे और उस पे से दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। फिर बेटा ये एक क्वेश्चन है कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्टिफाई। कहता है कि डिमांड कर्व जो है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है। मतलब एक नॉर्मल डिमांड कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। ये क्यों होता है, तो इसका सबसे सॉलिड रीजन क्या है, वो इसलिए होता है कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम होंगी, और प्राइस कम होंगी तो डिमांड बढ़ेंगी। इस कारण से कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन आपको बोला कि इसके और भी कुछ कारण होंगे, वो भी एक्सप्लेन कीजिए। तो बेटा एक कारण जो यहाँ पे है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बिकम द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड का जो बेस है वो क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे, तो बेटा ऐसा है कि जब कोई चीज 10 रुपए की थी तो मैं ये तलाश करता था कि मेरे को उससे 10 रुपए की यूटिलिटी मिले। तो जब तक उस चीज ने मेरे को 10 रुपए की यूटिलिटी दी मैं उसको खरीदता रहा। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि जब आपकी यूटिलिटी सेचुरेट हो जाती है, आपको लगता है यार मैं 10 रुपए दे रहा हूं और मेरे को उससे कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा। तो आप 10 रुपए देते हैं और आपको उससे जो बेनिफिट डिराइव होता हुआ महसूस होता है वो 9 रुपए का ही होता है। तो आप उस चीज को खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं 10 रुपए पे कर रहा हूं और मुझे बेनिफिट कितने का मिल रहा है, 9 रुपए का। तो मैं उसको खरीदना बंद कर दूंगा। अब दुकानदार देख रहा है कि यार 10 रुपए में अब तक तो मेरा माल बिकता था, अब नहीं बिक रहा। तो वो अपने माल की कीमत को कम करता है ताकि वो लोगों की यूटिलिटी से मैच करे। तो 9 रुपए के रेट पे उसने क्या किया,
तो 9 रुपए के रेट पे उसने माल बेचना शुरू किया। अब कस्टमर को क्या लग रहा कि अब 9 रुपए खर्च करूंगा, मेरे को 9 रुपए की यूटिलिटी मिलेंगी। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है वैसे वैसे वो हमारी डिमिनिशिंग यूटिलिटी को सेटिस्फाई करती जाती है। अगर कोई चीज आप मेरे को 10 रुपए में ही देते रहोगे तो मैं सेचुरेट हो जाऊंगा, उसको यूज करना बंद कर दूंगा। लेकिन जब वो चीज मुझे सस्ते में मिलने लगेंगी तो मैं बोलूंगा यार इसको लेने में कोई हरकत नहीं है, क्योंकि अब ये कम पैसों में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो इससे मेरी यूटिलिटी सेटिस्फाई हो सकती है। तो बेटा पहला रीजन जो लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट करने का है या कर्व के नीचे जाने का है वो यही है कि जब चीजें सस्ती होती है तो वो हमारी यूटिलिटी को मैच कर जाती है, और अगर वो यूटिलिटी को मैच कर जाती है तो बट नेचुरल है हम उसको खरीदने लगते हैं। तो सस्ती चीजें खरीदने लगते हैं तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये किसको समझेगा? जिसने यूटिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा, यूटिलिटी पे टेस्ट दी होंगी, उनको समझेगा। अब अपन यहाँ टेस्ट देने को आते ही नहीं, पढ़ाई करते ही नहीं। हाँ, यूटिलिटी पे टेस्ट नहीं हुई, क्या बात कर रहे हैं? पक्का? वे दोनों चैप्टर पे दे दो इस संडे, आप नहीं जान दो, एक पे ही दो। पहले ऐसा करो, फिर पहले यूटिलिटी पे दो, क्योंकि ये तो फिर ताजा ताजा है। इस पे देते पहले, चलो इस पे पहले दे दो, फिर उसके बाद में यूटिलिटी पे भी दे देना। तो यूटिलिटी का लॉ क्या बोलता है? यूटिलिटी का लॉ ये बोलता है कि जब यूटिलिटी कम होंगी तो लोग उस चीज को खरीदना बंद कर देंगे। क्यों बंद करेंगे? क्योंकि इंसान अपनी यूटिलिटी को किससे कंपेयर करता है? पैसों से। तो आप यूटिलिटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? पैसों से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब आपके पैसे के मुकाबले यूटिलिटी कम है तो आप खरीदेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही सामने वाला प्राइस कम करेगा आप खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि कम कीमत आपकी कम होती हुई यूटिलिटी को मैच कर रही है। तो इसलिए जैसे जैसे कीमत कम होती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है। दूसरा है इनकम इफेक्ट। जब कोई चीज सस्ती हो जाती है तो अपने आप उसकी डिमांड बढ़ती है। क्या हुआ, एक मोदी भक्त को किसी ने पूछा कि यार पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, तेरे को तकलीफ नहीं हो रही? बोले तकलीफ काहे की, मैं पहले भी 100 का भरवाता था, अभी भी 100 का भरवाता हूं। लॉजिक समझे? कि वो व्यक्ति ये बोलना चाहता है कि मैं पेट्रोल हमेशा गाड़ी में कितने का डालता हूं, 100 का, तो मेरे को महंगाई फील ही नहीं होती, मैं मीटर की तरफ देखता ही नहीं हूं। पेट्रोल मेरे को कितने का डालना है? 100 का डालना है, बात खत्म। अब 100 में जितना भी आए। अब अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो भी वो कितने का डलवाएगा? 100। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई ना अपने आप। तो ये इनकम इफेक्ट है ना, कि जब कोई चीज सस्ती होती है तो जब कोई चीज सस्ती होती है तो अपने आप ही उसकी डिमांड क्या होती है? बढ़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिस्किट का पैकेट लेने गए, वो 10 रुपए का आता था, तो आपका रोज रूटीन है कि रोज जाने का बेकरी पे और 10 रुपए दे के बिस्किट पैकेट लाने का और घर पे बढ़िया चाय बनाने की और डुबा डुबा के उसको खाने का। ये आपका रोज का सुबह का काम है। वो अमित सर करने नहीं दे रहे, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ बुला ले रहे। तो 10 रुपए आप रोज लेके जाते थे। अब किसी दिन आप गए 10 रुपए, अब वो स्कीम चालू थी, ऑफर एक पे एक फ्री, तो उसने आपको 10 रुपए में कितने बिस्किट दे दिए? 2 पैकेट दे दिए। अब वो 2 पैकेट दे दिए, मतलब डिमांड अपने आप ही बढ़ गई ना इनकम इफेक्ट के कारण, क्योंकि आपके पास में पैसा बच गया। तो जब कोई चीज सस्ती होती है तो पैसा बचता है, पैसा बचता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके बाद है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है? देखो, मोबाइल फोन पहले कौन यूज करता था? तो जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो बहुत ही लंबे लंबे ट्रिप पे जाते थे, वो लोग मोबाइल फोन यूज करते थे, क्योंकि तब मोबाइल फोन महंगे थे, जो कॉलिंग था वो महंगा था। जब मोबाइल फोन नए नए आए तो 11 रुपए लगते थे कॉल करने को, और 8 रुपए लगते थे कॉल उठाने को। यानी किसी का फोन आया मोबाइल पे तो उठाना कि नहीं ये सोचना पड़ता था, क्योंकि उठाने के 8 रुपए लगते थे। ये जमाना था। अब उस जमाने में कौन मोबाइल यूज करता था? जिसको बहुत ही अर्जेंट काम है वो। आज जब मोबाइल सस्ता हो गया, कॉल रेट खत्म ही हो गए, डेटा पे सारा काम आ गया, आप डेटा रिचार्ज करवाओ, कॉल वगैरह सारे
फ्री है, कितनी भी देर बात करो। तो अब क्या हो गया कि जो देखो वो मोबाइल खरीदता है, मोबाइल रिचार्ज करवाता है, क्योंकि वो सस्ता हो चुका है। तो क्या हुआ कि जब कोई चीज सस्ती होती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है। एक समय में वो टेलीफोन सस्ता था जो घर में था, तो लोग मोबाइल के बजाय उसको यूज करते थे। अब मोबाइल सस्ते हो गए तो लोगों के घर से टेलीफोन गायब हो गया और उसको रिप्लेस किसने कर दिया? मोबाइल ने। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या होता है कि जब आप पहले कोई एक चीज यूज कर रहे थे, दूसरा प्रोडक्ट सस्ता होने पे उसको छोड़ के आप इस पे शिफ्ट हो गए। जैसे चाय और कॉफी। बेटा चाय और कॉफी में से महंगा आइटम कौन सा है? कॉफी महंगा आइटम है। तो जो लोग कॉफी पीते हैं वो कॉफी के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा। अब इमेजिन कीजिए कि कॉफी की प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी वाले कस्टमर किस पे शिफ्ट होने लगेंगे? चाय पे शिफ्ट होने लगेंगे। मतलब ये हुआ कि कॉफी की प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड कम हो गई, क्योंकि उसका क्या अवेलेबल था? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था। पेट्रोल के मामले में ऐसा होता क्या कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जिन चीजों का सब्स्टिट्यूट है उसके कस्टमर वो चीज महंगी होने पे दूसरे पे चले जाएंगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप काम कर रही है, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम कर रहा है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट होने लग गए। इसलिए भी आपका डिमांड कर्व ऊपर से नीचे जाता है। उसके बाद है मल्टीपर्पज यूज। देखो, पहले कंप्यूटर का यूज साइंटिस्ट करते थे कैलकुलेशन करने के लिए। फिर कंप्यूटर थोड़ा सस्ता हुआ तो बिजनेसमैन यूज करने लग गए। फिर कंप्यूटर और थोड़ा सस्ता हुआ तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बन गए, जहां कंप्यूटर लगा के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। कंप्यूटर और सस्ता हो गया तो वो पीसी कहलाने लगा, पर्सनल कंप्यूटर। और फिर वो और सस्ता हुआ लैपटॉप वगैरह के फॉर्म में। तो अब वो लोगों के पर्सनल यूज में आ रहा है। तो सीधी बात है, जब किसी चीज कोई चीज सस्ती होती है तो लोग उसके मल्टीपर्पज यूज ढूंढ लेते हैं, और उस मल्टीपर्पज यूज के चलते वो चीज ज्यादा बिकने लगती है। जैसे मोबाइल ज्यादा क्यों बिकते हैं? तो आपकी कई सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आप मोबाइल में टाइम देख लो, आप मोबाइल से फोटो खींच लो, आप मोबाइल से बात कर लो। आपके लैपटॉप का रिप्लेसमेंट आपका मोबाइल हो गया। जितने काम आप लैपटॉप पे करते थे, लगभग लगभग वो सभी काम आजकल मोबाइल पे कर लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी चीज के मल्टीपर्पज यूज होते हैं तो उसकी प्राइस कम होने पे उसकी डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। न्यू कंज्यूमर। बेटा जब कोई चीज सस्ती होती है तो नए कंज्यूमर उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो नए कंज्यूमर अट्रैक्ट होने से क्या होता है? प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। तो जहां प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा हो रही है वहां कर्व कैसा जाएगा? डाउनवर्ड। तो मेन कारण तो यही है कि कर्व डाउनवर्ड क्यों जाता है, क्योंकि प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है। लेकिन प्राइस कम होने पे डिमांड क्यों बढ़ती है? तो उसके 5 कारण गिना दिए। बोला डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी कम हो रही है तो आप प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, पर अगर आपकी यूटिलिटी के हिसाब से उसकी कीमत गिर जाए तो आप खरीदोगे, यानी प्राइस कम और डिमांड ज्यादा। इनकम इफेक्ट। अगर किसी चीज की प्राइस कम हो गई तो अपने आप उतने ही पैसे में ज्यादा क्वांटिटी आने लगेंगी, यानी वंस अगेन प्राइस कम और डिमांड ज्यादा। अगर कोई चीज महंगी हो गई तो उसके कस्टमर सस्ते ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी प्राइस बढ़ी और डिमांड कम हो गई, यानी फिर से इनवर्स रिलेशन। मल्टीपर्पज यूज। जब कोई चीज सस्ती होती है तो वो कई सारे काम में आती है। जैसे कंप्यूटर महंगा था तो साइंटिस्ट यूज करते थे, सस्ता हो गया तो हर आदमी यूज कर रहा है। तो प्राइस कम तो डिमांड क्या हो गई? ज्यादा। और न्यू कंज्यूमर। पहले मोबाइल बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते थे, आज मोबाइल हर कोई यूज करता है। तो प्राइस जितनी कम होंगी नए कस्टमर उतने ऐड होते जाएंगे, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। पढ़ लीजिए एक बार। बेटा बोलिए, इसमें से कोई पॉइंट, किसी पॉइंट की कोई लाइन या किसी पॉइंट का कोई एग्जाम्पल आपको नहीं समझ रहा हो तो बताइए। आगे बढ़ेंगे।
बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के अलग अलग टाइप क्या है? तो दो तो हमने अभी पढ़े इस लेक्चर के शुरू में। जब आप एक व्यक्ति की डिमांड का एनालिसिस करते हो तो आप उसको कहते हो इंडिविजुअल डिमांड। जब आप पूरे बाजार की डिमांड का एनालिसिस करते हो तो आप उसको कहते हो मार्केट डिमांड। इसके अलावा है जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। बेटा जब आपकी एक इच्छा को एक साथ कई चीजें मिलके पूरा करे तो आप कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या जॉइंट डिमांड है। जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन की इच्छा है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इच्छा तो एक ही है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास में गाड़ी होनी चाहिए, आपके गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, आपके पास हेलमेट होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जब ये सब रहेगा तब जाके आपकी एक इच्छा पूरी होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपकी एक वांट को कई सारी चीजें मिल के पूरा करे तो आप कहेंगे कि वो कैसी डिमांड हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। जैसे आपको लग रहा है चाय पीनी चाहिए तो उसके लिए दूध लगेगा, पानी लगेगा, चाय पत्ती लगेंगी, शक्कर लगेंगी, और वो सब मिलके फिर गैस लगेंगी, बर्तन लगेगा, सब मिलके फिर चाय बनेंगी, और फिर वो जो चाय बनेंगी उससे आपकी एक वांट सेटिस्फाई होंगी। तो एक वांट को पूरा करने के लिए आपको कई सारी चीजें लग गई। उसके बाद है कंपोजिट डिमांड। बेटा कंपोजिट डिमांड मतलब चीज एक है, गुड्स एक है, बट वो आपकी मल्टीपल वांट्स को पूरा करता है। जैसे मोबाइल, बेटा मोबाइल एक चीज है लेकिन उससे मल्टीपल वांट पूरी हो रही। आप गाने सुन सकते हो, उस पर कोई वीडियो देख सकते हो, फोटो खींच सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, सर्फिंग कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग कर सकते हो। तो आपकी मल्टीपल वांट को एक डिवाइस पूरा कर रहा है। तो आप कहेंगे कि ये डिमांड कैसी है, कंपोजिट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से घर में कई सारी काम होते हैं, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है, पानी गर्म कर लेते हो आप उसकी मदद से। तो इसका मतलब डिमांड आपकी कैसी हो गई, कंपोजिट डिमांड। कंपिटेटिव डिमांड क्या है? तो बेटा कंपिटेटिव डिमांड मतलब जब दो चीजें एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हो या दो चीजें एक दूसरे को कंपीट करती हो। जैसे पेप्सी और कोका कोला, ये एक दूसरे के कंपिटेटिव प्रोडक्ट है। तो जब दो प्रोडक्ट एक दूसरे को compete करे और एक दूसरे को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखे तो हम कहेंगे कि वो डिमांड कैसी है, कंपिटेटिव डिमांड है। इनडायरेक्ट डिमांड या डायरेक्ट डिमांड क्या है? तो बेटा इसके लिए पहले ये समझो कि डायरेक्ट डिमांड क्या है। आपको खाने में चावल चाहिए, तो एज अ कंज्यूमर आप बाजार में जाके क्या डिमांड कर रहे हैं, चावल। अगर आप चावल का डिमांड करेंगे तो चावल उगाने वाले फील्ड की भी डिमांड बढ़ेगी। मतलब जिस फील्ड में, जिस खेत में चावल उगता है उसकी डिमांड बढ़ेगी। फिर चावल को साफ करने के लिए राइस मिल्स की भी डिमांड बढ़ेगी, और उन राइस मिल्स को चलाने के लिए मशीनरी की भी डिमांड बढ़ेगी। तो आप बाजार में जाके सीधे मशीन नहीं मांगते, आप बाजार में जाके प्रोडक्ट मांगते हो, और आपके प्रोडक्ट डिमांड करने से कहीं तो भी मशीन की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्रोडक्ट की डिमांड करना डायरेक्ट डिमांड है, और उस प्रोडक्ट के कारण खेती की जमीन की डिमांड होना या राइस मिल के अंदर मशीनों की डिमांड होना, ये क्या हो गया, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड यानी जो किसी पे डिपेंड है, डायरेक्ट यानी जो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो अगर आपकी डिमांड किसी पे डिपेंड ना हो तो डायरेक्ट डिमांड, और अगर आपकी डिमांड किसी पे डिपेंड हो जाए तो आप क्या कहेंगे, डिराइव्ड डिमांड। पढ़िए एक बार।
पढ़े बेटा? इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड विथ एजम्पशन हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हमने डिस्कस किए हैं। फिर हमने कल वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड पे भी डिस्कशन किया है। अब इसमें कुछ आप देखेंगे बेटा डिस्टिंग्विश है। जैसे आज हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है, तो उसके बीच में आपको डिस्टिंग्विश पूछ लिया। एग्जाम में आपको 2 मार्क का डिस्टिंग्विश आता है, जिसके लिए बोर्ड कहता है 2 पॉइंट्स लिखना है आपको, लेकिन सेफर साइड पे आप 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखते जाइए, मिनिमम 2 तो लिखना ही है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट डिमांड क्या है और इनडायरेक्ट डिमांड क्या है। इनडायरेक्ट डिमांड का ही दूसरा नाम क्या है? डिराइव्ड डिमांड। तो जब एक कंज्यूमर के रूप में हम सीधे कोई प्रोडक्ट डिमांड करते हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करे, तो वो डायरेक्ट डिमांड। और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर किसी चीज की डिमांड की जाए, प्रोडक्ट नीडेड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, तो हम कहेंगे वो क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड। तो कंजम्पशन के लिए जो होती है वो डायरेक्ट डिमांड है और प्रोडक्शन के लिए जो होती है वो डायरेक्ट डिमांड है। जैसे फूड, क्लॉथ, हाउस डायरेक्ट डिमांड है, उसको बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन लगेंगी, ये सब क्या है? डायरेक्ट डिमांड। फिर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड यानी जॉइंट डिमांड, वांट एक और उसको पूरा करने के लिए गुड्स अनेक। और कम्पिटिटिव डिमांड मतलब जो एक दूसरे से compete करे या एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करे। तो आपकी जॉइंट डिमांड वो है जहां एक वांट कई चीजों से पूरी होती है। और कम्पिटिटिव डिमांड क्या है? तो जहां चीजें एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करती है। कार और पेट्रोल जॉइंट डिमांड है, जबकि चाय और कॉफी ये कम्पिटिटिव डिमांड के एग्जाम्पल है। अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड जो है दूसरे की कम हो जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। जैसे अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार की डिमांड कम हो जाएंगी। और यहाँ पे है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस, द डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट विल राइज। यानी अगर कॉफी महंगी हो जाए तो चाय की डिमांड बढ़ने लगेंगी। तो एक प्रोडक्ट महंगा हो गया तो लोग दूसरे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। फिर ये इंफेरियर सुपेरियर गुड्स हमने जिफेन पैराडॉक्स के समय पढ़े थे। फिर यहाँ पे डिस्टिंग्विश है बेटा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में। बेटा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही किसके टाइप है? वेरिएशन के। दोनों ही किससे अफेक्ट होते हैं? प्राइस से। दोनों ही लॉ ऑफ डिमांड पे खरे उतरते हैं, दोनों लॉ ऑफ डिमांड को सपोर्ट करते हैं। ये हो गई सिमिलरिटी। अब डिफरेंस क्या है? तो प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ना एक्सपांशन है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड का कम होना कॉन्ट्रैक्शन है। जब बात आती है उसके कर्व पे मूवमेंट की, तो आपको एक्सपांशन कौन सा मूवमेंट दिखाता है? डाउनवर्ड। और कॉन्ट्रैक्शन कैसा मूवमेंट दिखाता है? अपवर्ड। जहां भी इकोनॉमिक्स के पेपर में ग्राफ बनाने का मौका मिले, बनाना, चाहे क्वेश्चन 2 मार्क का हो, 4 का हो या 8 का हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ग्राफ बना सकते, फटाफट आपको ग्राफ बना देना है। इकोनॉमिक्स के पेपर में ग्राफ ज्यादा से ज्यादा बनाइए तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। फिर बेटा इंक्रीज और डिक्रीज ये दोनों किसके टाइप है? तो ये चेंज इन डिमांड के टाइप है। दोनों ही नॉन प्राइस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा हम ये कहेंगे कि जब सेम प्राइस हो और क्वांटिटी ज्यादा डिमांड में आने लगे तो वो इंक्रीज है, और जब सेम प्राइस हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड लेस हो जाए तो वो डिक्रीज है।
कर्व की बात करें तो इंक्रीज के केस में कर्व शिफ्ट हो जाता है राइट डायरेक्शन में, और यहाँ कर्व शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में। ये होता इसलिए है कि कुछ नॉन प्राइस फैक्टर फेवरेबल है, हमारे फेवर में है, और यहाँ नॉन प्राइस फैक्टर कैसे है, अनफेवरेबल। फिर ये डिस्टिंग्विश है इंक्रीज में और एक्सपांशन में। बेटा इंक्रीज इज द टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड, एक्सपांशन इज द टाइप ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। चेंज के लिए नॉन प्राइस फैक्टर लगते हैं और वेरिएशन के लिए प्राइस फैक्टर लगता है। अगर नॉन प्राइस फैक्टर फेवरेबल है तो इंक्रीज इन डिमांड देखने को मिलता है, और अगर प्राइस कम होती है तो एक्सपांशन इन डिमांड देखने को मिलता है। एक्सपांशन में कर्व पे मूवमेंट जो होती है वो डाउनवर्ड होती है, और इंक्रीज के मामले में आपका कर्व अपनी जगह बदल लेता है, वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो बेटा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके जितने भी एमसीक्यूज है वो आज के आज ही घर पे जाके पढ़ लो, निपटा लो। बाकी हम कल एसपी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप लोग कल आएंगे तो एसपी लेके आना। अब ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स है, या ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स और ओसी दोनों है, ऐसे कितने हैं जिनका मैथ्स भी है और ओएम भी है, सॉरी ओसी नहीं, मैथ्स प्लस ओएम, दो लोग हैं ना। तो बेटा आप दोनों को एसपी का चैप्टर खत्म होने के बाद आना है, यानी समझिए 2-3 दिन में मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा, या अकाउंट का अपना शेड्यूल रहेगा तो उसमें आना है, ठीक है। यानी कल आप दोनों को नहीं आना है, ठीक। कब आना है, जब इको या अकाउंट शुरू होगा तो क्लास अटेंड करनी है। तो 2-3 दिन अगर एसपी चला तो आपको अटेंड नहीं करना है, समझ गए। ओके, ओएम वाले जाइए, बाकी लोग रुकिए।